एमए प्रीवियस द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्रा, हमने सूफी दर्शन और पद्मावत के प्रसंग में यह चर्चा कर ली थी कि रत्नसेन और पद्मावती चित्तौड़गढ़ लौट आए और नागमती पद्मावती में नोकझोंक हुई। आगे की बात यह है कि पद्मावती और नागमती उस नोकझोंक के उपरांत परिस्थिति को स्वीकार कर लीं और दोनों को यह समझ में आ गया कि एक साथ ही रहना है तो क्यों न प्रेम पूर्वक रहा जाए, इसलिए वो आपस में बहनों की तरह रहने लगी। जीवन पहली बार फिर से पटरी पर आया, सुकून पर आया। पर दार्शनिक कथा है तो इसमें व्यापक मोड़ आएंगे ही, रोचक मोड़ आएंगे ही। यदि दार्शनिक कथा नहीं होती तो सामान्य जीवन में भी ऐसा होता है कि बहुत शांत और स्थिर चलता हुआ जीवन कई बार आलोड़न का शिकार होता है और बहुत सारे लोगों का जीवन उस आलोड़न से मुक्त हो जाता है और कई बार वो उसमें डूब भी जाता है। यह जीवन का यथार्थ प्रसंग न होकर कथात्मक और दार्शनिक मोड़ है, इसलिए इसका आलोड़न भी उसी रूप में चलता है। शांत स्थिर से चलते हुए दैनिक कार्य व्यापार के तहत राजा अपना राज्य कार्य का निष्पादन करता रहता था। दरबार लगता था, उसमें तरह तरह की बहसें होती रहती थी। उस समय के दरबारों में ज्ञान विज्ञान की चर्चा के साथ साथ मनोरंजन के उपागम होते रहते थे। दरबार सत्ता और शक्ति का केंद्र हुआ करता था, इसलिए प्रतिष्ठा भी दरबार के आधार पर ही निर्धारित होती थी। अतः जितने भी गुणी जन होते थे वो अपनी प्रतिभा और अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए राज दरबार का में ही जाते थे, उसी का सहारा लेते थे। परंतु उस प्रतिष्ठा के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती थी या आज भी जो होती है, उसमें यह सर्वमान्य नियम तो है ही है कि नैतिकता और औचित्य का ध्यान रखा जाए, झूठ और फरेब से दूर रहा जाए। तंत्र साधना के संबंध में मैंने थोड़ी सी तुम लोगों से चर्चा की थी, सिद्धोनाथों के साहित्य के संबंध में, कि वो तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका आदि में विश्वास करने लगे थे। तो तंत्र के साथ थोड़ा सा फरेब अपने आप जुड़ गया था और तांत्रिक जन चमत्कारों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा कायम करने में लगे हुए थे। यह उस समय के समाज तक का बहुत बड़ा सच था। आज भी यत्र तत्र इसके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अध्ययन और सामाजिक विकास ने अंधविश्वासों को बहुत दूर किया है, बहुत हद तक दूर किया है। इसलिए तंत्र वगैरह साधक अपनी जगह पे स्थिर हैं और अधिकांश लोग उनसे एक दूरी बना करके ही रखते हैं। मध्यकालीन बोध काफी हद तक इनकी ओर आकर्षित करता था। हालांकि भक्ति की साधना इन अंधविश्वासों को दूर भगाती थी और राम पर ज्यादा जोर देती थी। यही कारण है कि एक नाथपंथी योगी को फटकारते हुए कभी तुलसीदास ने लिखा था, अलखही कालख राम नाम जपु नीच। राम के व्यापक आयाम के तहत छोटे छोटे लोक देवताओं के महत्व को नकारने का तात्पर्य ही था कि इस टोना टोटका और तांत्रिक साधनाओं, कापालिक साधनाओं को दूर भगाया जाए। खैर, वह इतर प्रसंग हो जाएगा। यहाँ पर हमें सूफी दर्शन को पद्मावत की कथा के माध्यम से स्पष्ट करना है, इसलिए वापस हम इस कथा पर आते हैं। राजा का दरबार लगा हुआ था और बात इस पर छिड़ गई कि आज तिथि कौन है। तिथि निर्धारण मूल रूप से चांद के आधार पर होता है,
जो विक्रमी संवत के आधार पर तिथि निर्धारण होती है। विक्रमी संवत को मुझे ध्यान है कि ठीक से मैंने समझाया था, जिन छात्राओं को नहीं समझ में आया हो वो मेल करके पूछ सकती हैं, या आवश्यकता पड़े तो इस पर ऑडियो व्याख्यान या व्हाट्सएप पे भी डाल करके पूछ सकती हैं, जो अपने ग्रुप पे। तो तिथि का निर्धारण चंद्रमा से होता था। चंद्रमा को देख करके सामान्य जन भी पहचान जाता था कि आज द्वितीया है, आज पूनम है, ये कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है, या आदि। विक्रमी संवत के निर्धारण के लिए एक कैलेंडर होता था, जिसे अभी भी वो होता है, उसे पांचांग कहते हैं। उसके आधार पर भी तिथि निर्धारण होता है और उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन दोनों प्रमाण का मिलान करने पर वास्तविक प्रमाण सिद्ध होता है। पंडितों में बहस हुई कि आज यह तिथि है, कल दूसरी तिथि होगी, द्वितीया का चांद कल दिखेगा या आज है। उस दरबार में एक तांत्रिक भी था जिसने कह दिया कि नहीं, आज ही यह तिथि है। बाकी के पंडितों ने यह कहा कि नहीं, आज नहीं है, कल है। अगर आज है तो आप चंद्रमा दिखा करके प्रमाणित कीजिए। और अपनी तांत्रिक साधना से उस राघव चेतन नामक तांत्रिक ने द्वितीया का चांद लोगों को दिखा दिया। परंतु वास्तव में वह तिथि अगले दिन थी, अतः पंडितों ने धैर्य रखा और अगले दिन चंद्रमा को दिखाकर राजा के सामने यह प्रमाणित किया कि राघव चेतन ने छल किया है, झूठ और फरेब को प्रमाणित करने का काम किया है, सत्य को अपमानित किया है। अतः राजा नाराज होकर उसे देश निकाला दे देता है। राजा जब देश निकाला देता है तो पद्मावती को आशंका होती है और उस आशंका से किसी बचने के लिए किसी उपाय को सोचती है। उसे लगता है कि यह तांत्रिक अगर रूठ कर जाएगा तो कोई न कोई बड़ा अनिष्ट करेगा। वह भूल जाती है कि दुष्ट खुश होकर के भी जाए तो अनिष्ट ही करेगा, इसलिए दुष्ट को प्रसन्न भी नहीं करना चाहिए। खैर, इस पर कभी हम अलग बात करेंगे, अभी केवल मूल विषय पर बात करते हैं। अनिष्ट की आशंका से पद्मावती अपने हाथ का एक कंगन दे देती है उस राघव चेतन को जाते जाते चुपके से, ताकि वह प्रसन्न मन से जाए और राज्य किसी प्रकार के अनिष्ट से बच जाए। राघव चेतन एक झलक पद्मावती की पाता है, वह भी वहां बेहोश हो जाता है। खैर उठता है, उस सौंदर्य को देखता है, उस कंगन को लेता है और लेकर चल जाता है और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के पास हो जाता है। राघव चेतन का बस इतना सा लालच होता है कि वह इस कंगन का दूसरा अर्थात जोड़ा प्राप्त कर ले। वह जोड़ा प्राप्त करने के लालच में अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और इसलिए जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ही इतना शक्तिशाली है जो रत्नसेन को पराजित करके और विश्वास अर्जित करके और इसको धन संपदा से समृद्ध कर सकता है। एक तरफ वह राजा द्वारा किए गए अपने अपमान का बदला भी ले सकता है, दूसरी तरफ वह कंगन का जोड़ा भी प्राप्त कर सकता है। इस उद्देश्य से वह अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती के अलौकिक रूप की प्रशंसा करता है। अलाउद्दीन पहले तो वह रूप को का वर्णन ही सुन करके बेहोश हो जाता है। अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर देता है। बहुत दिनों तक डेरा पड़ा रहता है, दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने होती हैं, विजय की आशंका नहीं होती है। इधर राजा चित्तौड़गढ़ में कुछ पस्त सा होता दिखता है, इधर अलाउद्दीन खिलजी भी पस्त रहता है। अतः अलाउद्दीन खिलजी छल करने की सोचता है।
राजा के पास संधि का प्रस्ताव भिजवाता है और इस प्रस्ताव के तहत वो कहता है कि भाई हम आपस में समझौता कर लेते हैं और पद्मावती के बिना हम चले जाते हैं। इससे पहले हम एक बार तुम्हारे महल में प्रवेश चाहते हैं। राघव चेतन को लेकर अलाउद्दीन खिलजी महल में प्रवेश करता है। इधर राजा के दो विश्वास पात्र सैनिक होते हैं, जिसे पद्मावती अपना भाई भी मानती है, गोरा और बादल। ये दोनों विश्वास पात्र सैनिक इसमें छल ढूंढ लेते हैं, राजा को माना करते हैं। राजा इतना ऊब चुका होता है कि इनकी सलाह को नहीं मानता है, ये अपमानित महसूस करते हैं, राज्य छोड़ करके चले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी महल में प्रवेश करता है, उसका स्वागत सत्कार होता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की तो मूलभूत चेतना पद्मावती को लेकर जाने और उसको देखने की होती है। आश्चर्य की बात यह है कि उस राजमहल में इतनी सुंदर स्त्रियां हैं कि एक दासी को ही अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती समझकर राघव चेतन से पूछ बैठता है कि क्या यही पद्मावती है। राघव चेतन बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं। खैर, आतिथ्य सत्कार प्राप्त करते हुए पद्मावती को देखने की चेतना से वो संलिप्त हो जाता है और दर्पण में वह उसका प्रतिबिंब एक बार देख लेता है। देखते ही वही हाल जो मैंने कहा था कि बेहोश हो जाता है, बेहोश होता है, फिर उठता है और फिर पद्मावती को प्राप्त करने की उसकी चेतना और बलवती हो जाती है। इसलिए छल प्रपंच से वह उसको हासिल करने की योजना बना लेता है। जब आतिथ्य सत्कार संपूर्ण हो जाता है तब वह महल को छोड़ने की ठानता है और महल को छोड़ने के बहाने शिष्टाचारवश राजा उसको किले के द्वार तक छोड़ने जाता है। जैसे ही वो द्वार के पास पहुंचता है, राजा उसे बंदी बना लेता है। इस बंदी राजा को लेकर अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य की ओर कूच कर जाता है। जाहिर सी बात है कि अपने राजा को प्राप्त करने के लिए जनता दुखी होगी, महारानी कोई न कोई यत्न करेगी और इसके तहत वह योजना बनाता है कि वह पद्मावती को प्राप्त कर लेगा। इधर महारानी महाराज के बंदी होने की सूचना से बिलख पड़ती हैं, वियोग में व्याकुल हो जाती हैं। उन्हें गोरा और बादल की याद आती है, उनको उन साहसी योद्धाओं की याद आती है। वो उसके पास जाती हैं, राजा के कृत्यों के लिए उससे माफी मांगती हैं और मदद की गुहार लगाती हैं। गोरा और बादल मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको उसी के साथ छल करके परास्त करने की योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत जब गोरा और बादल वहां पहुंचते हैं तो डोलियां सजाई जाती हैं कि हम पद्मावती को लेकर के यहाँ आए हैं। उन डोलियों में बहुत वीर बाके योद्धा सैनिक बैठते हैं, आगे की डोलियों में गोरा और बादल रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना भेज दी जाती है कि महारानी उसके पास आ रही हैं। अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश होता है, द्वार खुल जाता है, सारे सैनिक उस द्वार के साथ उसके अंदर घुस जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास यह अंदर प्रवेश करने के उपरांत यह गोरा बादल यह संदेश भेजते हैं कि महारानी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे पास प्रस्तुत होने से पहले वो राजा रत्नसेन से मिलकर कुछ गुप्त बात करना चाहती हैं, महल की कुछ चाबियां कुछ आदि देना चाहती हैं और महल की सुरक्षा के बंदोबस्त के बारे में उसको महल को सौंप करके और निर्द्वंद होकर के तुम्हारे पास आती है। इस सलाह में अलाउद्दीन खिलजी को कोई बुराई नहीं मिल लगती है और वह रत्नसेन को ले भेजने की वहां पर आज्ञा दे देता है। रत्नसेन के आते ही ये दोनों वीर योद्धा रत्नसेन की सारी बेड़ियां काट देते हैं और रत्नसेन को लेकर के निकल पड़ते हैं। इधर उसके बाकी सैनिक रत्नसेन को वहीं पर रोकने का मुकाबला करते हैं। मुकाबला करते करते उधर अलाउद्दीन खिलजी इनका पीछा करते हुए आता है। यहां जब रत्नसेन इधर पहुंचता है तो पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के यहां इसके जानने और रत्नसेन की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर पड़ोसी राजा की नीयत
खराब हो जाती है और वह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि रत्नसेन आग बबूला हो जाता है और उस पर चढ़ाई कर देता है। इधर पीछा करता हुआ अलाउद्दीन खिलजी भी पहुंचता है। इधर पड़ोसी देश के राजा के साथ रत्नसेन का भीषण संग्राम होता है और उस भीषण संग्राम में रत्नसेन मारा जाता है। पद्मावती और नागमती दोनों ही रत्नसेन के साथ चिता में जलकर भस्म हो जाती हैं। इधर अलाउद्दीन खिलजी पीछा करता हुआ पद्मावती को प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचता है और पाता है कि पद्मावती के बजाय पद्मावती का पूरा शरीर राख में बदल चुका है और बहुत मार्मिक दृश्य है। उतनी ही मार्मिकता के साथ जायसी लिखते हैं कि रहेउ तन छार एक मुट्ठी, अर्थात उस शरीर की जगह जिसकी प्राप्ति की आकांक्षा के लिए इतने सारे षड्यंत्रों प्रयत्नों के साथ वो जाता है, पीछा करता है, इतने द्वंद्व करता लड़ता है और व्याकुल रहता है, वह कुल मिलाकर के क्या है? एक मुट्ठी राख। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी के इस दृश्य के माध्यम से जायसी मन के भीतर इस शरीर की असलियत अर्थात वैराग्य भाव को व्यक्त करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दार्शनिक धरातल पर एक और चीज आती है। यहां देखने को तुम्हें मिलता है कि पद्मावती और रत्नसेन दोनों एक ही चिता में जलकर भस्म हो जाते हैं, यानी परलोक की ओर चले जाते हैं, जहां उनकी आत्मा पूरी तरह फना होकर एकमेक होने की अधिकारिणी बन जाती है और वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात जीव और ब्रह्म का अंतर समाप्त हो जाता है। इस तरह से यह कथा समाप्त होती है और इश्क मजाजी द्वारा इश्क हकीकी की एक महत्वपूर्ण दास्तान उभर कर हमारे सामने आती है। इस टॉपिक को आज यहीं हम समाप्त करने के उद्देश्य से एक बात और बता देना चाहते हैं कि इसमें एक और मत भी है। प्रसिद्ध आलोचक विजय देव नारायण शाही जी ने शायद बीए प्रथम में उनकी कहानी उसने कहा था, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, और ऐसा कहा जाता है कि कोई एक रचना के कारण महत्व उसने कहा था, कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। विजय देव नारायण शाही का निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ना। किसी एक रचना के कारण ही कुछ रचनाकार महत्वपूर्ण हुए, वो और कुछ भी नहीं लिखते तो भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर होते। जैसे बीए प्रथम वर्ष में तुमने पढ़ा था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, वैसे ही शाही जी का लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर है। ये ऐसे ही और कई रचनाकार हुए जो केवल एक रचना के कारण वो अमर हो गए, कुछ भी और नहीं लिखते तो भी हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका अमिट नाम रहता, लेकिन उन्होंने कुछ और भी लिखा। शाही जी ने पद्मावत को पढ़ा और उन्होंने अपने ग्रंथ में, जायसी नामक ग्रंथ में, यह स्थापित किया कि पद्मावत का सूफी दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। या लेना देना क्यों नहीं है, इस बात को स्थापित करने के लिए उनकी ऐतिहासिक स्थापना की चर्चा हम करेंगे।